अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, इस दफ़ा जो हमारा आई थिंक लास्ट है, ये मैं एक दफ़ा चेक कर लूँगा। इसके अलावा कुछ बचे तो नहीं है, लेकिन ये लास्ट जो हमारा लैब सेशन है दैट इज़ अबाउट फटीग टेस्टिंग। ठीक है, तो आपने मटेरियल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ ली हैं, और एक ये जो आखिरी अहम बहुत प्रॉपर्टी रह गई है दैट इज़ फटीग, मटेरियल फटीग। अब इसमें सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये आखिर इस प्रॉपर्टी का ताल्लुक़ किस चीज़ से है ना, मटेरियल की। और एक बात ये कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि सूटेबल रहेंगी आपको फटीग समझने के लिए। देखें, एक बात तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जब कभी मटेरियल फटीग स्ट्रेंथ या फटीग टेस्टिंग की बात की जाएगी तो आप एक चीज़ जो अपने जहन में रखेंगे वो ये कि जब कभी मटेरियल अंडर डायनेमिक लोडिंग होता है, ठीक है, या साइक्लिक लोडिंग होता है। अब इसकी आप यानी इसको कॉम्प्रिहेंड कैसे करेंगे, आप समझेंगे कैसे। आपने देखा होगा कभी कभी वो होते हैं हमारे पास ना, एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ एल्यूमिनियम के वायर को उसको तोड़ना है, तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह होता है, अगर उसके पास अगर वो एक तो वायर स्ट्रिपर होता है, वायर स्ट्रिपर हो तो वो तो वैसे ही उसे काट देगा ना। लेकिन कभी कभी वो उन्हें जब तोड़ना होता है तो वो क्या करते हैं, उसको बेंड करते हैं। एक दफ़ा अपवर्ड बेंड करते हैं, एक दफ़ा वो डाउनवर्ड बेंड करते हैं, फिर अपवर्ड बेंड करते हैं, फिर डाउनवर्ड बेंड करते हैं, फिर अपवर्ड बेंड करते हैं, फिर डाउनवर्ड बेंड करते हैं। तो इस तरह ना ये रेपिटेशन होता है, ठीक है। ये साइक्लिक लोडिंग इसी को कहते हैं, डायनेमिक लोडिंग इसी को कहते हैं कि एक दफ़ा अपवर्ड बेंडिंग हो रही है तो दूसरी दफ़ा डाउनवर्ड बेंडिंग हो रही है। तो जब आप इसको यानी ग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे तो लेट से अपवर्ड बेंडिंग में एक हिस्सा जो है उस क्रॉस सेक्शन का एक हिस्सा अंडर टेंशन होगा, एक हिस्सा अंडर कंप्रेशन होगा। तो आपको पता है कि स्ट्रेसेस टेंशन में हम पॉजिटिव लिखते हैं, कंप्रेशन में नेगेटिव लिखते हैं। तो ये एक साइक्लिक लोडिंग फॉर्म हो जाती है। जैसे एक साइनोसॉइडल वेव होती है ना, जो आपने उसमें भी पढ़ी होगी, जैसे कि जब एसी जनरेटर कभी आप पढ़ते होंगे तो ईएमएफ वर्सेस रोटेशन का ग्राफ बनता है, वो एक साइनोसॉइडल वेव होती है। तो इसी तरह जब यहाँ पे लोडिंग का मतलब स्ट्रेस या फोर्सेस हमारे पास इस नेचर की होती हैं, यानी साइक्लिक होती हैं, डायनेमिक होती हैं, तो इससे होता क्या है कि उस ऑब्जेक्ट में और उस मटेरियल में तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो है ना, वो क्रैक्स फॉर्मेशन पैदा होती है। यानी पहला क्या है, क्रैक फॉर्मेशन। फिर सेकंड प्रोसेस होता है कि उसमें क्रैक प्रोपेगेशन होती है, कि वो क्रैक बढ़ता है, फैलता है। प्रोपेगेट का मतलब होता है फैलना, आगे बढ़ना। और एट द एंड फिर वो फ्रैक्चर हो जाता है। अच्छा, ये जो एक तो मैंने अभी एग्जांपल दी ना कि तार को आप जो है वो बेंड करें, एक दफ़ा अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मैं बोल रहा हूँ बेंड करने का, तो वो किस तरह किया जाता है, आपने देखा होगा। क्योंकि फिर ये कि ये सिर्फ अकेली एग्जांपल नहीं है। लेट से यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये जो आपको नंबर 1 एग्जांपल नज़र आ रही है, इस नंबर 1 के बारे में यहाँ बताया, स्पेसिमेन विद टेंसाइल एंड कंप्रेशन स्ट्रेस। यानी इसी स्पेसिमेन पे अगर आप एक दफ़ा दोनों तरफ से जो है वो टेंसाइल फोर्सेस अप्लाई करें, यानी इसको खींचें, और फिर अगले ही लम्हे इसको जो है वो आप दोनों तरफ से कंप्रेस करें, यानी दबाएं, तो क्या ये मतलब आप ये कह सकते हैं ये भी साइक्लिक लोडिंग हुई। बिल्कुल साइक्लिक लोडिंग हुई। इसकी इसी तरह की बात मैं पहले भी कर रहा था कि क्योंकि टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल स्ट्रेस को आप पॉजिटिव लेते हैं ग्राफ पे, और कंप्रेसिव को आप लेते हैं नेगेटिव, तो वही बन गया, एक साइनोसॉइडल टाइप की वेव आएगी, यानी एक साइक्लिक लोडिंग होगी। और साइक्लिक लोडिंग को ही आप कहते हैं डायनेमिक लोडिंग, ठीक है। तो इसमें भी फिर क्या होता है कि कुछ साइकिल्स के बाद, यानी आप हो सकता है 10 दफ़ा ही कर लें, या 20 दफ़ा कर लें, या 100 दफ़ा कर लें, ऐसा कि आपने उसे खींचा भी, दबाया भी, खींचा भी, दबाया भी, और लेट से 100th टाइम पे जो है वो टूट गया, ठीक है। तो वो जो 100 हैं वो उसकी टोटल नंबर ऑफ़ साइकिल्स हैं, यहाँ तक के वो फ्रैक्चर हो गया अंडर दिस डायनेमिक या साइक्लिक लोडिंग। अच्छा, ये जो फोर्स ऐसी दिखाई है ना कि ये इधर भी है और इधर भी, दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब ये कि जब ये एरो राइटवर्ड है तो ये टेंसाइल फोर्स है,
और जब ये एरो लेफ्टवर्ड है तो ये कंप्रेसिव फोर्स है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी, ठीक है। जब ये एरो जो है राइटवर्ड है तो ये यहाँ पे जब ये राइटवर्ड है तो ये कंप्रेसिव है और लेफ्टवर्ड जो है टेंसाइल है, क्योंकि लेफ्टवर्ड फोर्स यहाँ पे खींच रही है और राइटवर्ड फोर्स यहाँ दबा रही है। फिर इसकी दूसरी एग्जाम्पल पे चलते हैं, नंबर 2। ये देखें, ये लिखा हुआ है नंबर 2 और यहाँ पे ये नंबर 2 में क्या बताया हुआ है, स्पेसिमेन विद स्ट्रेस फ्रॉम ऑल्टरनेटिंग बेंडिंग। अब यहाँ ऑल्टरनेटिंग बेंडिंग कैसे पता चल रही है आपको कि दोनों तरफ से, अब ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जो एरो है ये एक कर्व फॉर्म में एरो बना हुआ है और इसके भी दोनों तरफ जो है वो एरो हेड्स दिए हुए हैं। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे भी है। इसलिए इसको कह रहे हैं ऑल्टरनेट बेंडिंग, यानी आप दोनों तरफ से बेंडिंग जो करेंगे वो एक दफ़ा राइट साइड से भी जो है वो, जब आप यहाँ पे आएँ तो देख रहे हैं ये एरो जो अपवर्ड इसका एरो हेड है वो कौन सी रोटेशनल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई थिंक ये काउंटर क्लॉकवाइज है, और जो डाउनवर्ड वाला इसका हिस्सा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये भी एक तरह से हो गई डायनेमिक लोडिंग, यानी आप एक को पॉजिटिव असाइन करेंगे एक को नेगेटिव। बिल्कुल सिमिलर केस यहाँ पे, यहाँ जो एरो का ऊपर वाला हिस्सा है वो कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लॉकवाइज को, जबकि जो नीचे वाला हिस्सा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज को। डायनेमिक लोडिंग है ये भी। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 जो है ये रोटेशनल बेंडिंग होती है। ये देखेंगे लिखा हुआ है स्पेसिमेन विद स्ट्रेस फ्रॉम रोटरी बेंडिंग। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ये स्पेसिमेन घूम रहा होता है और इस पे ना ये जो लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है एक फोर्स लग रही है। ये फोर्स किसी ना किसी फॉर्म ऑफ वेट में जो है वो मौजूद होती है, यानी आपने एक वेट हैंग किया हुआ होता है। अब वेट हैंग किया हुआ होता है, वेट तो नहीं कहना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट हैंग किया हुआ होता है, उसका वेट, क्योंकि वेट एक फोर्स होती है तो फोर्स अप्लाई हो रही होती है। फिर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड राइट साइड पे यहाँ दिखाया हुआ है स्मॉल एन यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि रोटेशनल स्पीड, या आप कह सकते हैं एंगुलर स्पीड, जो RPM वगैरह में आप लेते हैं ना, रेवोल्यूशन पर मिनट। अब इसमें क्या होता है कि जाहिर सी बात है जब ये रोटेट हो रहा है तो एक दफ़ा जब इस हिस्से पे ऊपर फोर्स लग रही है, नीचे बेंडिंग हो रही है इसकी, फिर ये रोटेट हो जाएगा तो अगला वाला हिस्सा आएगा जिस पे ये लगेगी फोर्स। तो ये भी क्या है, डायनेमिक लोडिंग है, या आप कहेंगे साइक्लिक लोडिंग है। एक जैसा ना हो, यानी एक हिस्से पे जो है वो स्ट्रेसेस की या लोडिंग की नेचर एक एक्सट्रीम है तो दूसरे हिस्से पे दूसरी एक्सट्रीम है। जैसे वहाँ थी कि एक हिस्से पे टेंसाइल लग रही है, ठीक है, फिर अगले ही लम्हे जो है वो कंप्रेसिव लग रही है। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट लोडिंग नहीं है, ये डायनेमिक लोडिंग है। जब आप वो शेयर टेस्टिंग और टेंसाइल टेस्टिंग पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था, उसमें तो एक कांस्टेंट लोडिंग होती थी। टेंसाइल टेस्टिंग में बस उसे खींच रहे हैं और यहाँ तक कि वो टूट जाता था। इसमें डायनेमिक कोई बात नहीं आई। डायनेमिक तो बात तब आई जब कंप्रेशन के साथ टेंशन हो, टेंशन और कंप्रेशन साथ हों, बेंडिंग के दो अलग नेचर साथ हों, ठीक है, दोनों तरफ से क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज दोनों चल रहे हैं, तो उससे जो है वो ये डायनेमिक लोडिंग बन गई। रीज़न मैंने आपको 3 बताया कि होता क्या है। सबसे पहले क्रैक फॉर्मेशन, फिर क्रैक प्रोपेगेशन और उसके बाद एट द एंड फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये 3 तो थी एग्जाम्पल। अच्छा, इसकी अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो वही चीज़ होगी लिखी हुई जो मैं बता रहा था। द फैटिग स्ट्रेंथ डिफाइंस द लोड लिमिट अप टू विच अ मटेरियल दैट इज़ लोडेड डायनेमिकली विद स्टैंड्स विदाउट ब्रेकिंग। यानी जब कभी ऑब्जेक्ट या कोई मटेरियल या कोई स्पेसिमेन सब्जेक्टेड होता है टू अ डायनेमिक लोड या साइक्लिक लोड, तो कब तक वो विद स्टैंड, कब तक वो जो है वो इस चीज़ को
अपनी हालत को बरकरार रख सकता है यहाँ तक कि वो टूट ना जाए। अच्छा, मूविंग मशीन पार्ट ज़्यादातर जहाँ पे लेट से जो मशीन कंपोनेंट्स जहाँ पे रोटेशन हो रही होती है, और क्योंकि फिक्सिंग भी होती है वहाँ, कांटेक्ट भी होती है, तो वो कांटेक्ट फोर्सेस भी होती हैं और रोटेशन भी होती है, तो वहाँ पे ये डायनेमिक लोडिंग हो जाती है। तो कहीं कहीं जो है ना वो दुनिया में ऐसे एक्सीडेंट्स भी हुए हैं कि जो नहीं होने चाहिए थे मशीन कंपोनेंट्स में। तो वो फटीग फेलियर की वजह से, जब तक इंसान को नहीं पता था कि ये भी एक चीज़ है कि जिसको अकाउंट में लेना चाहिए फटीग टेस्टिंग को, तो एक्सीडेंट्स भी होते थे। लेकिन जब से इस पे रिसर्च करनी शुरू की गई तो फिर इंसान ने जो है वो फटीग फेलियर पे काबू पाया। अभी मैं बता रहा हूँ उसका और आगे नेक्स्ट, ठीक है। आई होप ये आपको फटीग की डेफिनेशन समझ आई होगी। अच्छा, फिर आगे इसमें मज़ीद बताया, मूविंग मशीन पार्ट्स इन पर्टिकुलर आर सब्जेक्टेड टू डायनेमिक लोड्स कॉज्ड बाय वाइब्रेशंस। अच्छा, अक्सर ये जो है वाइब्रेशंस की वजह से भी होती हैं। वाइब्रेशन भी तो आपको ये पता है ना कि वाइब्रेशन भी इट इज़ अ टाइप ऑफ साइक्लिक लोडिंग, क्योंकि आप पढ़ते थे कि वो जो है वो जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन होता था, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो था वो साइनोसॉइडल या कोसाइन वेव की फॉर्म में तो होता था, तो वो डायनेमिक लोडिंग है। ठीक है, जब आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो एक साइनोसॉइडल वेव की फॉर्म इख्तियार करता है ना, उसमें एम्पलीट्यूड्स होते हैं। अच्छा, तो फ्रैक्चर अकर्स आफ्टर अ हाई नंबर ऑफ लोड साइकिल्स, यानी काफ़ी साइकिल्स के बाद, जैसे मैं 100 की एक एग्जांपल दे रहा था, फ्रैक्चर अकर हो जाता है विद स्ट्रेसेस दैट आर फार बिलो द यील्ड पॉइंट एंड आर फार बिलो द फ्रैक्चर स्ट्रेस। यानी इनफैक्ट उन स्ट्रेसेस पे जो कि यील्ड स्ट्रेसेस और फ्रैक्चर स्ट्रेसेस जो कि आप उसमें टेंसाइल टेस्ट में पढ़ते थे उससे कई ज़्यादा नीचे होते हैं, उस पर भी जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है आफ्टर मल्टीपल लोडिंग्स। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। अब ये बेसिकली प्रिंसिपल बताया जो आपके इस प्रैक्टिकल का है। जो यहाँ पे यानी हम समझ लें लैब में जो प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो जिस प्रिंसिपल पे चल रहा है, फटीग टेस्टिंग जिस प्रिंसिपल पे चल रही है वो यहाँ पे एक्सप्लेन हुई है। अच्छा, सबसे पहले तो ये पार्ट्स देख लें आप कि नंबर 1 पे एक ड्राइव है। ड्राइव जो है वो मैनुअल भी हो सकती है, और अच्छा यहाँ ज़्यादातर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल मोटर होगी। नंबर 2 पे है रिजिड क्लैंप। ये देख रहे हैं आप, ये रिजिड क्लैंप है। रिजिड का मतलब फिक्स्ड। और ये जो आपको यहाँ पे एक सर्कुलर सा एरो नज़र आ रहा है, ये शो कर रहा है कि मोटर जो है वो ड्राइव करेगी, इसे घुमाएगी। और नंबर 3 पे है रोटेटिंग स्पेसिमेन। ये एक स्पेसिमेन है। ज़ाहिर है स्पेसिमेन को आपने जब उसके साथ कनेक्ट कर दिया तो ये घूमेगा और साथ में एक लोडिंग अप्लाई हो रही होगी यहाँ से, जैसे आपको 3rd एग्जाम्पल में मैंने दिखाया था ना, वहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ ये दिखाया था, ये बिल्कुल इस तरह की कंडीशन है, इस तरह की। यकीनन ये घूमेगा भी, और इस पर जब ये फोर्स F अप्लाई होगी तो ये एक साइक्लिक लोडिंग बन जाएगी, और यहाँ तक कि एक टाइम आएगा जब ये टूट जाएगा। ठीक है, तो फिर हम जो है ना वो करते क्या हैं, हम जैसे स्ट्रेसेस हैं, क्योंकि लोडिंग में 2 चीज़ें आती हैं, स्ट्रेसेस और फोर्स। तो क्योंकि इसमें स्पेसिमेन के अंदर पूरे क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेसेस जो है वो जनरेट हो रहे होंगे, और क्योंकि ये रोटेटिंग बेंडिंग है तो वो स्ट्रेसेस में मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि वो स्ट्रेसेस एक लेट से ऊपर वाले हिस्से पे जो है वो टेंसाइल हैं तो नीचे कंप्रेसिव हैं, फिर जब वो घूमा तो ऊपर एकदम कंप्रेसिव आ गया, नीचे टेंसाइल, इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें पढ़ लेते हैं इसको। इन फटीग स्ट्रेंथ टेस्ट अ रोटेटिंग कैंटिलीवर माउंटेड स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट। यानी ये जो रिजिड क्लैंप है ना, ये कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर बीम। इसके साथ यहाँ पे ये इस तरह जब भी कोई बीम अटैच्ड होती है तो कैंटिलीवर होता है, इसको कैंटिलीवर कहते हैं। तो इसमें एक चीज़ होती है डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम ना, कि कितने डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम अलाउ। खैर वो आप मैकेनिक्स में पढ़ते होंगे, यहाँ उसका काम नहीं है। कैंटिलीवर बीम वो होती है जिसमें आप जो है वो बेंडिंग कर सकते हैं इस शेप की। अब इसमें आगे कह रहे हैं इन द सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन। सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन ये है बेसिकली
दिस क्रिएट्स एन अल्टरनेटिंग स्ट्रेस ड्यू टू रोटेटरी बेंडिंग। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि वो कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों होते हैं कि एक ही क्रॉस सेक्शन में, ऊपर वाले हिस्से में जो है टेंसाइल, नीचे कंप्रेसिव, ठीक है। तो ये क्या बन जाते हैं, अल्टरनेटिंग स्ट्रेस, या आप कह सकते हैं साइक्लिक लोडिंग या डायनेमिक लोडिंग। फिर आगे कह रहे हैं ड्यू टू रोटरी बेंडिंग। अच्छा, आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ लोड साइकिल्स द स्पेसिमेन फ्रैक्चर्स बिकॉज ऑफ मटेरियल फटीग। अब ये क्यों फ्रैक्चर हो रहा है, किस प्रॉपर्टी के तहत फ्रैक्चर हो रहा है, मटेरियल फटीग। क्यों फटीग क्या है बेसिकली, कि जब डायनेमिक लोडिंग अप्लाई होती है, साइक्लिक लोडिंग अप्लाई होती है, तो जो आपका क्या मैंने आपको बताया था, क्रैक सबसे पहले फॉर्म होता है, फिर क्रैक प्रोपिगेट होता है, उसके बाद फ्रैक्चर हो जाता है। अब ये देखें, इसमें आप यहाँ पे एक ऐसी पिक्चर दिखाइए, ये जो नंबर रीजन नंबर 1 है, 2 है और 3 है, ये थोड़े आपको स्मूथ नज़र आ रहे हैं। ये जो स्मूथ नज़र आ रहे हैं ये हैं जो कि फटीग की वजह से फेलियर हो रहा है, ठीक है। जबकि ये जो आपको 4th वाला पोर्शन नज़र आ रहा है ये थोड़ा ऑड नज़र आ रहा है, ये वो है जो फाइनल फोर्स के ज़रिए फ्रैक्चर हो रहा है, यानी लास्ट बिल्कुल आखिर में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये जो थर्ड इसका हिस्सा है हमारे पास वो है ग्राफ, जिसको हम वोलर डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। ये वोलर डायग्राम को हम इसमें SN कर्व की भी एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, S फॉर स्ट्रेस, N फॉर नंबर ऑफ साइकिल्स। ये है क्या, एक ग्राफिकल रिलेशनशिप है लोडिंग यानी स्ट्रेस के ज़रिए, स्ट्रेस की, और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, नंबर ऑफ़ साइकिल्स। तो यहाँ पे भी ना इसमें हम लॉगरिथमिक लेते हैं, यानी स्ट्रेस का भी लॉग और उसका भी नंबर ऑफ़ साइकिल्स का भी लॉग, वरना अगर लॉग नहीं लेंगे तो आपका ये इसका स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लॉग के ज़रिए ये स्टडी थोड़ी आसान हो जाती है। अब ये आप ग्राफ देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, इसमें वाई एक्सिस पे जो है वो सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा मतलब स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पे यहाँ नीचे लिखा हुआ है एन, एन का मतलब नंबर ऑफ़ साइकिल्स, लोड, नंबर ऑफ़ लोड साइकिल्स। अब इसमें ना राइट साइड पे बताया हुआ है कि इसके बेसिकली 3 रीजन्स हैं, वोलर डायग्राम में 3 रीजन्स हैं। अब वो 3 रीजन्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला रीजन मैंने जूम कर दिया, ये एक रीजन तो ये है, दूसरा रीजन ये है, और लास्ट रीजन ये है, ठीक है। अब इन तीनों को ज़रा पढ़ भी लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ की। देखें, अगर आप बात करें, ये देखें, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तभी उसके लॉग की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये वो वाला रीजन है कि जिसमें स्ट्रेस की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि ज़रा सी भी उस स्ट्रेस की, यानी इन वैल्यूज़ में आप नंबर ऑफ़ साइकिल्स जो देखेंगे वो बहुत कम होंगी, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ से एक पॉइंट नीचे प्लॉट करें इस रीजन में, तो यहाँ आपको ग्राफ ये शो कर रहा है ना कि नंबर ऑफ़ साइकिल्स तो बहुत कम है, और लेकिन जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ना ये ग्राफ कोई स्ट्रेट लाइन है बल्कि ये कर्व है। तो ये ऊपर एक आप देख रहे हैं डॉटेड इंटरसेक्शन, ये डॉटेड इंटरसेक्शन ये बता रहा है कि ये जो स्ट्रेस की ये वाली वैल्यू है, इस वैल्यू से ज़रा सा भी आपने एक्सीड किया तो वैसे ही ऑब्जेक्ट जो है वो बग़ैर किसी उसके डायरेक्ट फ्रैक्चर हो जाएगा। इसलिए इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सीड्स द लोड लिमिट एट विच स्पेसिमेन विल बी डैमेज्ड इन प्रिंसिपल, खुद ही वो पहले ही जो है वो डैमेज हो जाएगा। फिर बात करें अगर इस दरमियान के रीजन की, इसमें देख रहे हैं आप, ये तकरीबन जो दरमियान का रीजन है ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन भी ऐसी है कि आप ये कह सकते हैं कि अगर आप राइट टू लेफ़्ट देखें, राइट टू लेफ़्ट हमें ये नज़र आ रहा है कि ये स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है। जब स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो क्या हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ़ साइकिल्स जो कि एक्स एक्सिस पे हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं। या अगर आप इसको लेफ़्ट टू राइट देखें तो आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है लेकिन नंबर ऑफ़ साइकिल्स इंक्रीज़ हो रही हैं। तो यही इसका सेकंड रीज़न है, यहाँ पे बताया होगा। यहाँ पे सेकंड रीज़न का जो नाम है वो फटीग स्ट्रेंथ है।
अब इसमें ये देखें, ये बता रहे हैं विद इंक्रीजिंग लोड देयर इज़ अ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ लोड साइकिल्स अंटिल द फ्रैक्चर ऑफ स्पेसिमेन। अब यहाँ पे क्योंकि विद द इंक्रीजिंग लोड बोला है तो यकीनन इसको आपको देखना पड़ेगा फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, क्योंकि राइट टू लेफ़्ट ही सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोड इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ़ साइकिल्स, क्योंकि जैसे जैसे लोड इंक्रीज़ होगा तो आप यानी राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं ना, जब राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो एक्स एक्सेस पे जाहिर सी बात है जब राइट से लेफ़्ट पे आते हैं तो वैल्यू कम होती है, यानी नंबर ऑफ़ साइकिल्स कम हो जाएंगी। अब इसको दोबारा से देखें, आपके बात समझ आ जाएगी। फैटीग स्ट्रेंथ विद इंक्रीजिंग लोड, यानी जब लोड इंक्रीज़ हो रहा था देयर इज़ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ़ लोड साइकिल्स, तो लोड साइकिल्स की जो तादाद है वो कम हो जाती है, यानी एक इन्वर्स रिलेशन है उस दरमियान के हिस्से में, अंटिल फ्रैक्चर ऑफ स्पेसिमेन अकर्स। ठीक है, फिर इसके थर्ड पोर्शन पे आते हैं जो कि है इंड्योरेंस स्ट्रेंथ का, यानी ये वाला। अच्छा, ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोबारा से फिर ग्राफ जो है वो एक कर्व हो गया, बीच में तो एक स्ट्रेट लाइन हो गया था ना, फिर दोबारा से कर्व हो गया, और कर्व होते होते फिर ये हॉरिजॉन्टल हो गया बिल्कुल। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल हो जाने का मकसद ये है कि अब ये वाली जो स्ट्रेस की वैल्यू है, अब इस स्ट्रेस आगे नंबर ऑफ़ लोडिंग्स तो बढ़ रही हैं, मतलब नंबर ऑफ़ लोडिंग्स इतनी भी हो सकती हैं, इतनी भी हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रेस की वो एक कांस्टेंट एक मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अच्छा हम करते क्या हैं, इस लाइन को ना जो स्ट्रेट चल रही थी यहाँ से एक डॉटेड लाइन एक्सटेंड करते हैं, और इस वैल्यू पे जो कि एक कांस्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू आती है यहाँ से एक डॉटेड लाइन लेफ्टवर्ड एक्सटेंड करते हैं, और ये एक हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलता है ये कहलाती है बेसिकली इंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, यानी आप ये कहेंगे कि ये वो नंबर ऑफ़ साइकिल्स है जो कि ऑब्जेक्ट अंडरगो करेगा यहाँ तक कि वो टूट जाएगा इस वैल्यू ऑफ स्ट्रेस पे। इंड्योरेंस वैसे तो देखें इंग्लिश का वर्ड है, इंड्योरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम इसीलिए रखा गया इंड्योरेंस के स्ट्रेस की वो वैल्यू इस ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ के मुताबिक तो वो मिनिमम वैल्यू है स्ट्रेस की, लेकिन वैसे अगर हम देखें यूजुअली जो हम जब उनको रखते हैं स्पेसिमेन को या मशीन कंपोनेंट्स को जो मशीन में हम लगाते हैं तो हम इस स्ट्रेस से हमेशा ये वाला जो स्ट्रेस है ना जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये वाला स्ट्रेस, ये जो यहाँ पे ये स्ट्रेस नज़र आ रहा है इससे बिलो ही रखते हैं, यानी हम चाहते ही नहीं है कि इंड्योरेंस लिमिट भी पहुँचे। ठीक है, तो उस लिहाज से तो देखें तो ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस हुआ जो यहाँ पे बात की जा रही है कि वो मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ स्पेसिमेन कैन एंड्योर, ये वो मैक्सिमम वैल्यू है स्ट्रेस की जो कि स्पेसिमेन एंड्योर कर सकता है इनडेफिनेटली, यानी बहुत लंबे अरसे तक, एंड विदाउट परसेप्टिबल डिफॉर्मेशन, यहाँ और उसमें कोई ख़ास डिफॉर्मेशन पैदा नहीं होता, एटलीस्ट अप टू द नंबर ऑफ़ लोड साइकिल्स एन जी यहाँ पर है, ये इन नंबर ऑफ़ लोड साइकिल्स तक। लिमिट लोड साइकिल्स कहते हैं एन जी को, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, एन जो है वो लोड साइकिल, सिग्मा स्ट्रेस लोड। अच्छा, के जो है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ होती है, यहाँ पे के निकाला जाता है। अच्छा, इसमें भी फिर आगे और स्टडीज़ होती है कि वो गुडमैन डायग्राम है एक, फिर वो सोडरबर्ग लाइन है, उसमें अभी हम नहीं जा रहे इतना। जेड जो है वो फटीग स्ट्रेंथ को कहते हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है, यानी ये वाला पोर्शन। तो इस पोर्शन में अगर आपका ऑब्जेक्ट लाया करता है तो जितनी उसकी स्ट्रेसेस हैं वर्सेस उसके जितने नंबर ऑफ़ लोडिंग्स हैं, नंबर ऑफ़ साइकिल्स हैं, तो वो जो है वो जेड से हम फटीग स्ट्रेंथ को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। डी जो है वो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है जो मैंने अभी आपको बताया था ना। जो हमने दो लाइंस जो है वो एक्सटेंड की थी और उससे जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट से हम यहाँ पर पहुँच गए थे। इंटरसेक्शन से ना भी पहुँचे तो आप जहाँ ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है यहाँ से डायरेक्ट, असल में इंटरसेक्शन का मकसद तो ये था एन डी, ये भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। एन डी बेसिकली नंबर ऑफ़ लोड साइकिल्स है फ्रॉम एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। ठीक है, क्योंकि ये आपने एंड्योरेंस
के पोर्शन को और फैटीग के पोर्शन से लिंक किया है। यानी ये वो नंबर ऑफ़ लोडिंग्स हैं जो कि उसने लाजमी करनी है। वैसे तो वो यहाँ तक मैक्सिमम इंडेफिनेटली यहाँ NG तक जा सकता है, लिमिट लोड साइकिल्स तक, लेकिन ND तो वो कम से कम साइकिल्स की तादाद है जो उसको करनी है पूरी, ठीक है, बग़ैर किसी लॉस के। अच्छा, हम कोशिश क्या करते हैं, हम इस एंड्योरेंस, इस स्ट्रेंथ से यानी D से हमेशा अपने जो वर्किंग में मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मशीन पार्ट्स होते हैं, इस D वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ से यानी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ से बिलो स्ट्रेसेस पर हम उन्हें ऑपरेट करते हैं ताकि वो अंडर फैटीग फेल ना हो, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो। अच्छा, फिर आखिर में सर्विस लाइफ नंबर N ऑफ लोड साइकिल्स अंटिल फ्रैक्चर एट अ सर्टेन लोड। अच्छा, ये तो जनरल N जो है वो नंबर ऑफ़ लोड साइकिल्स को कहते हैं जिस पे फॉर अ गिवन स्ट्रेस ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है। फॉर अ सर्टेन लोड का मतलब एट अ गिवन स्ट्रेस। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये वाली जो अगर आप देखें स्ट्रेस की वैल्यू, तो इस स्ट्रेस की वैल्यू पे अगर आप यहाँ तक आएँ इस ग्राफ पे और नीचे आ जाएं तो ये होगी नंबर ऑफ़ साइकिल्स कैपिटल N, 5 × 10⁴, ये इसके लिए N है। इसी तरह हर स्ट्रेस की वैल्यू का कॉरस्पॉन्डिंग एक कैपिटल N है, यानी नंबर ऑफ़ साइकिल, नंबर ऑफ़ साइकिल कहें या नंबर ऑफ़ लोड साइकिल्स कह दें, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, पोलर डायग्राम भी, फैटीग का प्रिंसिपल भी और फैटीग की एग्जांपल्स भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।